स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाटेश्वर भरूच से आज आपको नया लेसन, हमारा लेसन नंबर 50 सूरत शहर से मैं आज आपको वो कराऊंगी। जैसे कि बच्चों आप इस शहर से सभी बच्चे काफ़ी हद तक परिचित होंगे, क्योंकि ये भरूच से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है और काफ़ी लोग के रिलेटिव से या कुछ लोग वहाँ से बिलोंग भी करते होंगे, कुछ के रिलेटिव्स रहते होंगे और कुछ घूमने के पर्पज़ से भी वहाँ जाते होंगे। और आई थिंक मैं गैस कर सकती हूँ कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो सूरत नहीं गया होगा, सभी लोग सूरत घूमकर आए होंगे। तो आज उसी सूरत शहर के बारे में बताया जा रहा है कि आज आप एक विदेशी की भारत यात्रा के बारे में पढ़ेंगे कि इस लेसन में कि एक विदेशी भारत यात्रा करने के लिए आया है और समझ सकेंगे कि हिंदुस्तान के बारे में दुनिया की क्या राय रही है। यह यात्रा कथा निकोलाई लाई मनुची की है। तो जो ये यात्रा है, एक विदेशी है जिसका नाम है निकोलाई लाई मनुची, जो भारत भ्रमण के लिए, भारत की यात्रा करने के लिए, भारत को समझने के लिए वो आया है कि और उसकी अब हमारे देश के लिए क्या राय बनती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो अब मैं यह लेसन आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं अपने अंग्रेज स्वामी ब्ला माउंट के साथ 12 जनवरी 1653 को सूरत पहुंचा। अब जो निकोलाई लाई मनुची है वो ये कह रहा है कि मैं अपने अंग्रेज के स्वामी, जो अंग्रेज के स्वामी थे ब्ला माउंट के साथ, वो 12 जनवरी 1653 को सूरत गए थे, सूरत पहुंचे थे। वे मुझे अपना नौकर नहीं बल्कि बेटा समझते थे। जो उनके स्वामी थे, जो उनके मालिक थे, तो जो ब्ला माउंट थे वो निकोलाई को अपना, तो निकोलाई को ब्ला माउंट अपना बेटा समझते थे। जैसे ही जहाज सूरत के बंदरगाह पर खड़ा हुआ, मेरे स्वामी ब्ला माउंट ने मुझसे कहा कि मैं सामान की देखभाल करूं। और जैसे ही जहाज सूरत का जो बंदरगाह है, सूरत का बंदरगाह कौन सा है? सूरत का बंदरगाह ओका, जो जहाँ पर हजारी सब क्या कहते हैं ये जो पानी के जहाज हैं सबका अपना एक जहाँ पे इनकी सबकी लैंडिंग होती है, जहाँ पे सब आते हैं, सामान उतारा जाता है, ले जाया जाता है, तो वहाँ उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो मेरे स्वामी ब्ला माउंट ने मुझसे कहा कि मैं सामान की देखभाल करूँ। जो उनके मालिक थे तो उन्होंने उससे कहा कि मैं अभी आता। तो मैं अपने स्वामी के कहने के अनुसार मैं वहाँ पे सामान की देखभाल के लिए खड़ा रहा। वे अकेले किनारे पर उतरेंगे और सबसे पहले किसी हमदर्द अंग्रेज व्यापारी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने उससे और ये भी कहा कि वे अकेले किनारे पर उतरेंगे, सबसे पहले वे अकेले उतरेंगे, तुम्हें नहीं उतरना है। और सबसे पहले वे किसी हमदर्द, मतलब कोई अपने अंग्रेजी जो उनका हमदर्द है, सहस उनके दर्द को समझने वाला, उसको उस अंग्रेज व्यापारी से वो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। मेरे स्वामी बहुत ही परेशान थे। इंग्लैंड के राजा ने राजदूत को जो पत्र दिए थे वे नष्ट हो चुके थे और उनके पास यात्रा व्यय भी लगभग खत्म हो चुका था। और जो मेरे स्वामी थे, तो मेरे स्वामी बहुत ही परेशान थे। इंग्लैंड के राजा ने राजदूत को जो पत्र दिए थे वे क्योंकि वे परेशान इसलिए थे क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के राजा ने राजदूत को जो पत्र दिए थे, जो कीमती कागज़ दिए थे, वे नष्ट हो चुके थे, वे ख़त्म हो चुके थे। और उनके पास यात्रा व्यय, यानी कि जो यात्रा कर रहे थे, जो वहाँ पे हिंदुस्तान में उन्हें घूमना था, उसका भी सब खर्चा पानी उनका लगभग सब खत्म हो चुका था। उनके पास अब कोई खास अमाउंट पैसा नहीं बचा था। इस वजह से मेरे जो स्वामी थे बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे स्वामी मुझे जहाज पर छोड़कर चले गए थे। 4 घंटे बाद जब मिस्टर ब्ला माउंट वापस आए तो वे खुश थे और मेरे स्वामी मुझे और उस सामान को छोड़कर अकेले हमें जहाज पर छोड़कर चले गए थे। और वे 4 घंटे बाद
जब मिस्टर ब्लामाउंट आउट थे तो वे बड़े खुश थे, बड़ा चेहरा उनका चमक रहा था, बड़े लग रहा था कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वे सूरत के मुगल गवर्नर से मुलाकात कर चुके थे। वे जो सूरत के जो मुगल गवर्नर थे, जो राज्यपाल थे वहाँ के, जो उनसे वो मुलाकात कर कर आ चुके थे और उन्हें बता चुके थे कि वे इंग्लैंड के राजदूत के रूप में हिंदुस्तान आए हैं। और उन्होंने उन्हें बताया था उस मुगल को, क्योंकि उस टाइम पे 1653 में मुगल हमारे देश पर राज करते थे, मुगलों का ही शासन था। तो जो मुगल थे तो उन्होंने जब वो जो निकलोई के जो स्वामी थे ब्लामाउंट, उन्होंने मुगल के सामने जाकर जब उन्होंने बताया तो उन्होंने अपनी सब कुछ बात बताई कि वे इंग्लैंड के राजदूत के रूप में हिंदुस्तान आए, कि वहाँ का राजदूत बनकर आए और सम्राट शाहजहाँ से मुलाकात करना चाहते हैं। और जो सम्राट हैं उस टाइम पे जो वहाँ के राजा थे, भारत के जो राजा था वो शाहजहाँ था, तो शाहजहाँ से मुलाकात करना चाहते हैं। सूरत में उसी दिन हमारे ठहरने का उचित प्रबंध कर दिया गया। और सूरत में जैसे ही उन्होंने अपने ये बताया कि हम इंग्लैंड से आए हैं, इंग्लैंड के राजदूत हूँ, तो उन्होंने तुरंत और कहा कि मुझे शाहजहाँ से मिलना है, सम्राट शाहजहाँ से मिलना है। तो उनका तुरंत उसी दिन सूरत में उसी दिन ठहरने का प्रबंध कर दिया गया। दूसरे दिन मैं सूरत की शहर को निकला। अधिकतर लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। सूरत में मैंने हर व्यक्ति को खून थूकते हुए देखा। शुरू में मैंने ये समझा कि शायद यहाँ के लोगों के दांतों की कोई बीमारी है, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि ये लोग पान खाते हैं, खून नहीं। तो दूसरे दिन, जो पहले दिन उनका जब रुकने का वहाँ पे इंतज़ाम हो गया है, तो वे अगले दिन दूसरे दिन निकलोई ब्लामाउंट सूरत की सैर करने के लिए निकले। तो अधिकतर लोगों को वहाँ पे उन्होंने देखा कि सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहने हुए हैं, सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े में ही दिखाई दे रहे हैं। सूरत में मैंने हर व्यक्ति को खून थूकते हुए देखा, सबके मुंह से लाल लाल खून उसको दिखाई दे रहा था और सब लोग उसको थूक रहे थे। शुरू में यह समझा कि शायद यहाँ के लोगों को दांतों की कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये लोग पान खाते हैं, ये खून नहीं है बल्कि उसी पान की पीक है। तो खून नहीं है बल्कि उस पान की पीक है, जो वो पान चबाते हैं, कि वहाँ के लोग खून नहीं बल्कि पान खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज था। वहाँ के लोग, सभी लोग पान बहुत ज़्यादा खाते थे और उस पान को खाने के बाद जो उसकी पीक होती थी, उसकी वजह से उन सब के होंठ, उनका मुंह पूरा लाल लाल दिखाई देता था। एक दिन मैंने भी एक पान खाया। पान खाते ही मेरा सिर चकराने लगा, चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया और मैं अर्धचेतावस्था में धरती पर बैठ गया। और जब मैंने उन सब लोगों को पान खाते हुए देखा तो फिर एक दिन मैंने भी सोचा कि एक दिन मैं भी पान खाऊं। तो मैंने भी एक दिन पान खाया और पान खाते ही मेरा सिर चकराने लगा, मेरे सिर में चक्कर आने लगे, मेरा सिर घूमने लगा, चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया, मेरा जैसे मेरे अंदर ब्लड रहा ही नहीं हो। और मैं अर्धचेतावस्था कि मैं बेहोश होकर धरती पर बैठ गया। और एक अंग्रेज स्त्री उस समय मेरे निकट मौजूद थी, उसने मुझे नमक चटा दिया। और उस समय जब मेरा सिर घूम रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था अर्धचेतावस्था कि मैं अब बेहोश होने वाला हूँ, बेहोशी की हालत होने वाली है। तो बेहोशी की हालत में जब मैं नीचे बैठ गया तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ लेडी थी, वो मेरे पास थी, तो उन्होंने मुझे नमक चटा दिया। सूरत में हम 75 दिन ठहरे। 75 मीन्स 75 की सूरत में वे लोग 75 डेज ठहरे थे। मुझे यह नगर बहुत पसंद आया और इसकी खूबसूरती और सफाई देखकर मुझे स्वयं अपना नगर वेनिस याद आ गया था। जब अब हम सूरत में जब 75 दिन ठहरे थे तो वो नगर किनको, निकलोई को बहुत पसंद आया था, क्योंकि वहाँ की जो खूबसूरती थी सूरत की और वहाँ की साफ़ सफाई देखकर उनके मन को बहुत भाया था। और उसे, निकलोई को, अपने इंग्लैंड का जो वेनिस सिटी है उसको वो वहाँ की याद दिला रहा था। यहाँ कई फ्रांसीसी व्यापारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। यहाँ पर उनकी जो
व्यापारी थे, उन व्यापारी में फ्रांसीसी व्यापारी भी थे, उनसे भी मुलाकात हुई। जॉन नाम का एक अंग्रेज व्यापारी से भी मुलाकात हुई जो मेरे स्वामी की आर्थिक सहायता कर रहे थे। फिर उनकी जॉन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी से भी मुलाकात हुई जो निकलोई के मालिक मीन्स ब्लामाउंट की आर्थिक फाइनेंस हेल्प कर रहे थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब हमें आगरा चलना था। अब वह दिन आया क्योंकि जो सम्राट शाहजहाँ था वो आगरा में रहते थे, तो वहाँ पे ही, और आपको याद भी होगा कि शाहजहाँ ने ही आगरा में ताजमहल बनवाया था। उनकी जो बीवी थी मुमताज़, उनकी याद में उन्होंने वो ताजमहल बनाया था। और वाकई ताजमहल बहुत सुंदर है। कभी आप लोगों को चांस पड़े तो आप लोग ताजमहल देखने बच्चों ज़रूर आना। बहुत सुंदर है, बहुत पीसफुल है। और आपको एक बात और भी बता दूं कि जो हमारा ताजमहल है वो हमारे जो 8 अजूबे हैं, जो 7 वंडर्स जो हैं उनमें से एक ताजमहल भी 7 वंडर्स में से आता है। जैसे चीन की चाइना वॉल है, ये भी 7 वंडर्स में से आती है क्योंकि चीन की जो वॉल है वो बहुत 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 ही लंबी है। तो ऐसे ही इंडिया का जो ताजमहल है ये भी 7 वंडर्स में से एक है। ठीक है, तो ये अगर आपका कभी चांस बने या कभी आप घूमने आओ तो आगरा ज़रूर घूम के जाना। तो अब वो दिन आ ही गया था जब उन्हें आगरा चलना था। 15 दिन की यात्रा के बाद हम बुरहानपुर पहुंच गए। 15 दिन की जब उन्होंने यात्रा करी तो बुरहानपुर पहुंच गए थे। बुरहान एक छोटा सा नगर है जिसके चारों ओर फसील नहीं है। फसील मीन्स है कि चारों ओर फसील मीन्स कि उसके चारों ओर कोई चार दीवारी नहीं है, बस खुला ही खुला है चारों ओर। यहाँ बहने वाले दरिया का पानी साफ और मीठा है। बुरहानपुर में ईरानी और आर्मेनी व्यापारी काफ़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ बहुत नफीस और उम्दा कपड़ा बुना जाता है। तो जब वो 15 दिन की यात्रा के बाद बुरहान पहुंच गए थे। बुरहान एक छोटा सा नगर है जिसके चारों ओर फसील नहीं है। फसील का मीन्स यहाँ पे जो बताया गया है कि जो शहर नगर है उसके चारों ओर कोई भी चार दीवारी नहीं की गई है। यहाँ पे जो वहाँ पर जो बहने वाला जो दरिया है, जो वहाँ का पानी का जो स्रोत है दरिया, वहाँ पर जो उसका जो पानी है बहुत साफ और मीठा है। बुरहानपुर है वहाँ में ईरानी और आर्मेनी व्यापारी भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। और यहाँ पर बहुत नफीस और उम्दा कपड़ा बुना जाता है। जो यहाँ पे नफीस मीन्स है बढ़िया और उम्दा मीन्स है अच्छी किस्म का कपड़ा बुना जाता है। बुरहानपुर में फल बड़ी अधिकता से पैदा होते हैं। विशेष तौर पर आम तो बहुत मात्रा में होता है। नगर के चारों ओर जो जंगल है उनमें जानवर भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जो बुरहान है, बुरहान में फल बड़ी ही मात्रा में पैदा किए जाते हैं। फलों की वहाँ पर बहुत अधिकता है। फलों की जो फसल की जाती है बहुत अच्छे लेवल पर वहाँ पर की जाती है। बहुत अधिक मात्रा में फलों की उत्पादन वहाँ पर होता है। विशेष तौर पर आम तो बहुत मात्रा में होता है। और उन फलों में भी खास तौर से आम की अगर बात की जाए तो आम तो बहुत ही मात्रा में और बहुत ही अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ में यहाँ पर होता है। नगर के चारों ओर जो जंगल है उनमें जानवर भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जो नगर है क्योंकि उसके ओर चार दीवारी कुछ भी नहीं है, कुछ रोका नहीं है, तो इस वजह से उसके चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो उसमें जानवर भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बहुत वहाँ पर जंगलों का भी आना जाना लगा रहता है। सैलानियों को चाहिए कि वे हरगिज़ इन जंगलों में प्रवेश ना करें क्योंकि जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करेंगे डाकू या ठग उन्हें लूट सकते हैं। और सैलानियों में से कि जो बाहर से घूमने वाले आए हुए हैं, पर्यटक हैं जो, तो वो उन जंगल की ओर बिल्कुल भी प्रवेश ना करें, उन जंगल की ओर बिल्कुल भी ना जाएं। वरना क्या होता है कि जो पर्यटक होते हैं घूमने के पर्पज़ से, देखने के पर्पज़ से उधर चले जाते हैं
और फिर उनके साथ कुछ ना कोई हादसा हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर ये कहा गया है कि सैलानियों को बिल्कुल भी, जो पर्यटक हैं, उन्हें जंगल की ओर प्रवेश करना बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, जानवर तो बाद में अटैक करेंगे, वहाँ पर डाकू या ठग बैठे रहते हैं जो उनको लूट कर उनका सामान छीन कर भाग जाते हैं। तो ऐसा वहाँ पर किया गया है। तो बच्चों, आज मैं आपको ये हाफ लेसन में आज आपको करा रही हूँ। अगली जब क्लास होगी हमारी, उस क्लास में मैं आगे का लेसन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है बच्चों? तो आपको ये लेसन आई होप कि समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और सेकंड थिंग, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने आपको बोला था कि जब हम अपनी लाइव क्लास करेंगे तो उसमें सत्येंद्र नाथ बोस को मैंने लेसन पढ़ने के लिए आप लोगों को कहा था। तो वो लेसन आपको, ये लेसन खाली आपका पढ़ने के पर्पज़ से है। आप क्या कोई ये लेसन काउंटेबल नहीं है आपके सिलेबस में। तो आपको केवल पढ़ना है, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है कि आपको पता चल सके कि इस लेसन में क्या है, इसकी कहानी क्या है। फिर जब हमारी लाइव क्लास होगी उसमें से मैं कुछ आपसे पूछूंगी, लेसन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पुटअप करूंगी, सो दैट कि आपको इसलिए आज वार्न कर रही हूँ कि जब सैटरडे में हमारी लाइव क्लास रहेगी तो उसमें आपको ये लेसन पढ़ना है। और उससे भी अलग अगर आपको कोई और लेसन से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब मैं ये अपनी क्लास फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर मिलूँगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।